सिमिलर की या सिमिलैरिटी की। तो जब हम सिमिलर की बात करते हैं तो कोई चीज एक जैसी हो। एक एग्जांपल लेता हूं, आपके पास कॉइन है 1 रुपए का, चलो आपके पास 1 रुपए का कॉइन है और आपके फ्रेंड के पास 5 रुपए वाला कॉइन है, तो ये दोनों सिमिलर है। अब सिमिलर है ये तो कंफर्म हो गया, दोनों सर्कुलर हैं। हो सकता है एक छोटा 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 सर्कल हो और एक बड़ा सर्कल हो, तो दोनों सिमिलर हैं। इसका मतलब क्या है, सेम शेप, शेप दोनों के सेम रहेंगे बट साइज में भी डिफरेंट। क्या सेम साइज सिमिलर हो सकती है? जवाब है हां, सेम साइज भी सिमिलर हो सकती है बट शेप सेम होना कंपलसरी है। क्या कॉन्ग्रेंट फिगर्स, जैसे कि आपको कोई कॉन्ग्रेंट फिगर का एग्जांपल देते हैं, दो 500 के नोट्स देख लो, दो गांधी जी वो हरी पत्ती देख लो, दोनों ही सिमिलर हैं, हां दोनों ही कॉन्ग्रेंट हैं। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम होना, जैसे आपके दोनों हाथ, हां आपके और मेरे दोनों हाथ क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, एग्जैक्टली फोल्ड ऑन ईच अदर कर रहे हैं। दो कॉइन्स जो एक जैसे हैं, जैसे 1 रुपए का दो कॉइन, वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट भी होगा और सिमिलर भी होगा। तो इसका मतलब जो चीजें कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर है ही, क्योंकि उनका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। अब बात करते हैं सर ट्राइंगल्स की बात करते हैं सर। तो ट्राइंगल्स में जब हम सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो क्या मतलब होता है, ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी कब आती है और कैसे आती है। अज्यूम करते हैं कि एक ट्राइंगल है आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा, राइट एंगल्ड एट बी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, बाकी दो एंगल्स भी मैं आपको दे देता हूं, ये रहे। तो आपको दो एंगल्स और दे दिए मैंने, सर तीसरा एंगल नहीं दिया आपको। अरे भाई दो एंगल मिल गए तो तीसरा एंगल तो आप निकाल ही लोगे, क्या कहते हैं 30 डिग्री तो निकल ही आएगी ना, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल से। और दूसरा ट्राइंगल भी देख लो, ये रहा सेकंड ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो है आपको मैंने दिया एक्स वाई जेड। अब आप देखेंगे कि आपके पास वाई पर राइट एंगल है और एक्स पर है 60 डिग्री। बताओ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है? आप बताइए, आर दीज टू ट्राइंगल सिमिलर? अगर आप कहते हैं सिमिलर है तो वो कैसे है? तो यस सिमिलर है, आपने लिख दिया है सिमिलर है, यू आर परफेक्टली राइट। सर सिमिलर कैसे है? देखिए आपने 3 एंगल्स जस्टिफाई कर देने थे। 3 एंगल्स कौन से हो गए, ये रहा दोनों का तीसरा भी एंगल। आप देखेंगे कि आपका ट्राइंगल बी करस्पॉन्ड टू करता है ट्राइंगल वाई, सॉरी ट्राइंगल में नेक्स्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड की वाई से। उसी तरह से आपका सी करस्पॉन्ड कर रहा है एंगल किसको, एंगल एक्स को। एंड ए करस्पॉन्ड कर रहा है किसको, मतलब ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है एंगल जेड के। दिस मेक्स ऑल 3 एंगल सेम इक्वल, इट इज कॉल्ड एज ए एक्सियम। ये सिमिलैरिटी का पहला फर्स्ट टाइप है, जब तीनों एंगल्स क्या हो, सेम होंगे, एक जैसे होंगे। अब ये अलग है कि एंगल की पोजीशन चेंज हो सकती है। हाँ मुझसे नेम पूछेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने इसका नाम लिखा कि ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, जी नहीं ये नहीं हो सकता, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इसका नाम नहीं हो सकता। देखिए ए पर 30 है तो यहां पर जेड पे 30 है, इसीलिए इसका नाम होगा ट्रायंगल जेड वाई एक्स। अब आपने देखा कि ट्रायंगल्स के नेम कैसे देने हैं, जो सिमिलर है उसके सामने। देखिए ए के सिमिलर जेड है, कैसे मालूम चला, क्योंकि ए पे है 30 डिग्री, जेड पे है 30 डिग्री। बी के सिमिलर कौन है, वाई है, कैसे, बी पे है 90 डिग्री, वाई पर है 90 डिग्री। सिमिलरली सी को देखिए, सी पर है 60 और यहां पर एक्स पे है 60, तो करस्पॉन्ड करना चाहिए, तभी इसका नाम सही आएगा। सो दिस इज द राइट नेम फॉर द सिमिलर ट्रायंगल, ये है सिमिलरिटी का सिंबल। तो पहला टाइप हो गया सिमिलरिटी का, और भी टाइप है, जी हाँ और भी टाइप है। अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इस ट्रायंगल ए बी सी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल ए बी सी में आपके पास 2 साइड्स गिवन है, मैंने एक दे दिया ए बी और एक दे दिया बी सी, और एक एंगल है जो विद इन द 2 साइड्स है, इसे हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। अज्यूम करता हूं आपको इंक्लूडेड एंगल भी दे दिया है। आइए अब यहां पर ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल का नाम है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब यहां पर एक्स वाई जेड को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको तब समझ में आएगा सिमिलरिटी है कि नहीं है। आपको अब बताना है, बताइए, टेल मी इज दिस 2 फिगर सिमिलर, क्या ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं? अगर हां तो क्यों है, नहीं, क्या कहते हैं, नहीं है सिमिलर। चलिए तो आपको पहले समझना होगा एक्सियम। तो क्या एक्सियम है, सेकंड एक्सियम जो सिमिलरिटी को बताता है वो एक्सियम है एस ए एस एक्सियम। अब हिंट मिल गई तुमको, चलो साबित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है, साइड्स करस्पॉन्डिंग रेशियोज सेम होने चाहिए। फिर से साइड्स इक्वल होना जरूरी नहीं है, एंगल का इक्वल होना जरूरी था,
पर साइड्स क्या हो कि करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होते हैं। जैसे आप देखिए ध्यान से, आपकी ए बी ऑफ दिस ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल ए बी सी की ए बी, और जबकि इस ट्राइंगल का एक्स वाई, ठीक है, क्या है रेशियो 1:2 है। आगे दूसरा देखिए, सेकंड देखिए, इस ट्राइंगल का बीसी तो इस ट्राइंगल का वाई जेड। अब आप दोनों के रेशियो को चेक करिए, क्या दोनों रेशियो सेम है। ए बी अपॉन एक्स वाई का रेशियो है 2:4, मतलब 1:2। ध्यान से देखिएगा, और यहां पर आ जाइए, बीसी, बीसी है 5 और वाई जेड है हमारा 10, तो 1:2। अगेन आपके दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, इक्वल है। सो ये दो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या बोलेंगे, द साइड्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन एंड एन इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल। सो इंक्लूडेड एंगल इक्वल के होने की वजह से ये दोनों ट्राइंगुलर सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर हैं। क्या सिमिलर है। नाम क्या लिखेंगे सिमिलरिटी में, यहां पे नाम लिखेंगे ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इस एक्सियोम को हम कह रहे हैं SAS, क्योंकि इसमें दो साइड्स हैं जो कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है साइड्स, बल्कि एक रेशियो में है और दोनों के रेशियो सेम है। देखिए चेक करिए, ए बी अपॉन एक्स वाई रेशियो है 1/2, दैट इज 1/2 आ रहा है, और BC अपॉन वाई जेड वो भी क्या है 1/2 है। तो दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं, सेम आना जरूरी है, रेशियो का सेम आ गए हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स इसको बोलते हैं आर प्रोपोर्शन। क्या आर प्रोपोर्शन, तो साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए, और एक एंगल जो इंक्लूडेड एंगल है दोनों का वो भी सेम होना चाहिए। सो इसको बोलेंगे SAS एक्सियोम। क्लियर है। आइए एक और सिमिलरिटी, तीन ही कंडीशन है सिमिलरिटी को जिसपे आपको ध्यान देना है, तीसरा और आखिरी कंडीशन है। और ये कंडीशन क्या कहता है, इसमें अगर कोई गिवन ट्राइंगल है, अज्यूम करता हूं आपके पास एक ट्राइंगल है ABC जो कि है 2:3:5, ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी, और दूसरा ट्राइंगल जो है वो है, अज्यूम करता हूं XYZ। ये जो XYZ है इसके करस्पॉन्डिंगली दिया हुआ है, XY दिया हुआ है 8, तो यहां पर आ रहा है 12 और यहां पे आ रहा है 20। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको चेक करना क्या है, सिमिलर होने के लिए साइड्स का इक्वल होना दोनों ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या जानना जरूरी है कि साइड्स के करस्पॉन्डिंग रेशियोज सेम हो। जैसे कि हमारे केस में ए बी इज करस्पॉन्डिंग टू एक्स वाई, और चेक करिए बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू वाई जेड, एंड लास्ट कौन सी साइड है, लास्ट है ए सी इज करस्पॉन्डिंग टू एक्स जेड। चेक करिए क्या ये तीनों इक्वल है क्या आपस में। इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर इन रेशियो, देन द साइड्स प्रोपोर्शन says that the triangles are similar, not congruent, similar। तो that means हमारे केस में 2/xy कितना है 8, और यहां पुट करिए 3/12, या आखिरी में देखिए 5/20। क्या रेशियो सेम आ रहे हैं, चेक करिए, 2 1 जा 2 4 जा, तो 1/4 देखिए साइड्स जो तीनों की है उनका रेशियोज इक्वल आ रहा है। तो यस, again these two triangle are similar, triangle ABC is similar to triangle XYZ। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई कि ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है, तो 3 एक्सियोम्स लगते हैं। अब बात करते हैं सर, ये जो साइड्स को हम बड़ा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, जब एनलार्ज कर देते हैं, एनलार्ज को डायलिटेशन कहते हैं, या एनलार्जमेंट फैक्टर, डायलेटेशन। ये क्या बताता है, साइड्स का फैक्टर अगर क्या हो, बड़ा हो, जैसे कि हमारे केस में हो रहा था। हमने देखा कि एक ट्राइंगल था, छोटा ट्राइंगल था, इसकी साइड्स यहां पे 2 थी और यहां पे 3 थी और यहां 5 थी, जबकि यहां पर जो बड़ा ट्राइंगल था उसकी साइड्स यहां पर थी 8 12 और 20। तो इसका ए करस्पॉन्ड करता है इसके एक्स को, ध्यान से देखिए ए एक्स को करस्पॉन्ड करता है, कर रहा है कि नहीं, कलर चेंज कर दे रहा हूं आपके लिए, जबकि इसका बी जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है इसके वाई को, बी जो है वो y को करस्पॉन्ड कर रहा है। सिमिलरली एक और देख लीजिए, ये जो उसका C है वो करस्पॉन्ड कर रहा है इसके Z को, तो C करस्पॉन्ड टू Z कर रहा है। और क्योंकि तीनों के करस्पॉन्डिंग जो एनलार्जमेंट है, तो एनलार्जमेंट कैसे आता है, जब आप क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑन मैप टू डिस्टेंस ऑन एक्चुअल, ये है हमारे रेशियो निकालने का तरीका। इसको आप क्या कह सकते हैं, K
या स्केल फैक्टर के नाम से जानते हैं। क्या फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसका नाम? के, सिंबॉलिकली के या स्केल फैक्टर। क्या अगर भी बड़ा वैल्यू आ रही है तो के क्या क्या आ सकता है? के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इसे हम एनलार्जमेंट कहते हैं। जैसा कि मेरे केस में हो रहा है, ये जो साइड है, ये जो ट्राइंगल है, वो छोटे से डायग्रामेटिकली देखिए कितना बड़ा हो जा रहा है। तो आप तो देखने से भी कह रहे हैं सर हाँ हाँ एनलार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, डेलिटेशन हो रहा है। जबकि इसका उल्टा हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, या कह सकते हैं कंप्रेशन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब के की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और या तो k इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है। k इज इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा? सेम साइज होगी। क्लियर है? k इज टू 1 मतलब साइड स्केल फैक्टर सेम बताता है। अब बात करते हैं सर क्या होगा अगर कोई दो बॉडीज का स्केल रेशियो दिया हो। एक अज्यूम से एग्जांपल से समझाते हैं जो अभी हमने देखा। एक ट्राइंगल देखा हमने ए बी सी, ध्यान से देखिए ट्राइंगल है ए बी सी, ए 2 है, बी 3 है और सी 5 है। अब आपको हम कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है जिसका रेशियो स्केल वो है 1:4। स्केल रेशियो इज गिवन, क्या दिया हुआ है? 1:4। और ये भी बता दे रहे हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर है। चलो सिमिलर ट्राइंगल है, एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ए बी सी। अब हमें क्या करना है? हमें बताना है इसका एक्स वाई क्या होगा। अब ये जो पहली वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रही है पहले को, डिस्टेंस ऑफ मॉडल को या मैप को, जो बोलिए आपकी मर्जी है, मॉडल बोलिए मैप बोलिए। और जो दूसरी वैल्यू है जो कि रेशियो के बाद है वो डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्चुअल मतलब जो हम बना रहे हैं। तो इसका मतलब है 1:4 के टाइम्स है, मतलब जो इसका 1 है वो इसका 4 टाइम्स है। फिर से जो इसका 1 सेंटीमीटर वो इसका 4 टाइम्स है, जो इसका 1 है वो इसका 4 टाइम्स है। समझ गए? इसका मतलब हो गया कि अगर मुझे इसकी वैल्यू 2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 का 4 टाइम्स करो, कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब वैसे और आगे क्या करेंगे? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 है तो यहां पर हो जाएगा 12 एंड सिमिलरली यहां पर हो जाएगा 5 4 जा 20। तो अगर हमको इसको लेंथ से कंपेयर करना है तो कैसे निकाल सकते हैं? क्या इसी तरीके से निकालेंगे? हाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका दे रहे हैं, अगर आपको स्केल मालूम चल जाए या आपको के मिल जाए तो आपके पास के तो आ ही गया है, ये रहा आपका के जो कि आपको स्केल बताता है। यूजुअली के किसके रूप में होती है? 1/p के रूप में रिप्रेजेंट करता है। ऊपर वैल्यू जो होती है 1 टाइम्स होती है और नीचे p उसका फैक्टर आ जाता है, रेशियो आ जाता है उसका, दैट इज 1/p। ये होता है आपका के। तो अगर हमें क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ मैप मालूम है, ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस ऑफ मैप मालूम है तो आपको इसको क्या करना है? डिस्टेंस या लेंथ एक ही चीज होती है, आपको k इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल निकाल देना होगा। एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? k इंटू एक्चुअल लेंथ आ जाएगा। और अगर आपको एरिया की बात करनी है, एरिया ऑफ मॉडल की या मैप की बात करनी है तो यहां पर हो जाएगा k स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ दी, या सॉरी लेंथ ऑफ दी एक्चुअल, या जिसको कहें एक्चुअल लेंथ। वॉल्यूम में क्या हो जाएगा सर? वॉल्यूम में यही चीज के क्यूब हो जाएगा। क्यों के क्यूब हो जाएगा? क्यों वॉल्यूम में यहां पर सर के क्यूब क्यों हो जाएगा? देखिए लेंथ किसी भी दो साइड से बंधे से लेंथ होता है तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई, लेंथ आ गई, पर लेंथ इंटू ब्रेथ कर दे तो एरिया आ जाती है। इसका मतलब क्या हो जाता है? दो वैल्यूज के मल्टीपल से आती है एरिया। लेंथ ब्रेथ आ गई, बेस हाइट एरिया आ गई। तो उसी तरह से वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब तीनों चीज चाहिए होती है, इसलिए के क्यूब हो जाता है। सो के क्यूब इंटू लेंथ ऑफ द एक्चुअल। हर बार क्या करना है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल या डिस्टेंस ऑफ द एक्चुअल से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आती जाएगी। डिस्टेंस निकालना होगा तो के सेम रह जाएगा, एरिया निकालना होगा तो के स्क्वायर आ जाएगा और वॉल्यूम निकालना होगा तो के क्यूब हो जाएगा। हाँ अभी इस पे बेस न्यूमेरिकल करेंगे, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं आप, इस पे बेस न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। तो इससे क्या पता चला कि सिमिलर ट्राइंगल है तो आप सिमिलर के बेसिस पे क्या कर सकते हैं? इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। एक पोल की मदद से आप चाहें तो एक बड़े टावर को भी क्या कर सकते हैं? को रेशियो बना करके उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ये है इसका यूज। अब एक बीपीटी थ्योरम की बात करते हैं। बीपीटी जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें क्या है? आपके पास है एक गिवन ट्राइंगल और वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, line drawn from one side of a triangle is parallel to the base। हमारे केस में DE is parallel to the base, बस इतना गिवन है। अब आपके केस में जैसे ही ऐसा गिवन होगा तो ये क्या है? ये बताता है कि ये दो सिमिलर ट्राइंगल से बना हुआ है। कौन से दो सिमिलर ट्राइंगल इसके अंदर है? पहला ट्राइंगल है ADE और दूसरा सिमिलर ट्राइंगल है इसके अंदर ABC। याद रखिएगा मैंने ट्राइंगल शब्द बोला है इसीलिए सिमिलर ट्राइंगल बात कर रहा हूं। ABC दिख रहा है आपको क्लियरली? क्या कहते हैं? ABC जो कि कंप्लीट ट्राइंगल है, पूरा ट्राइंगल है, और जबकि ADE ये दोनों सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? अभी देखिए
आपका एंगल डी और एंगल बी सिमिलर होगा। क्यों बी और सी सिमिलर होगा, बी और डी सिमिलर इसलिए होगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग एंगल आपको याद होगा, जब दो पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल होती है तो इन एंगल्स को हम लोग कहते हैं, यस, ऐसे स्टेप लाइक एंगल को कहते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका सिमिलर यहां पर भी आ जाएगा, ई इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल सी। तो दो साइड्स तो करस्पॉन्डिंग की वजह से इक्वल हो गई, डी और बी इक्वल हो गई, ई और सी इक्वल हो गया, एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो ए की वजह से ये दोनों ट्राइंगल, किसकी वजह से, बाय ए एक्सियोम, इसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं, ध्यान से सुनिएगा, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर तभी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसकी साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो, दैट मींस एडी अपॉन एबी का रेशियो किसके बराबर होगा, का होगा डीई अपॉन बीसी। तो आप देखेंगे कि पहले इस ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं, बाद में इस ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, डीई अपॉन बीसी एंड लास्ट AE is corresponding to AC। ये तीनों इक्वल तभी लिख सकते हैं, प्रपोर्शन तीनों के इक्वल तभी होंगे जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। सिमिलर नहीं होगा आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो AC ये है इसका रूल, याद कर लीजिए। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ रहा है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड में भी आ रहा है, इसीलिए प्लीज इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और एक रूल बनता है इसी से, बीपीटी से। तो दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड्स, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप देखिए मैंने अब पूरा ट्राइंगल नहीं लिया, ध्यान दिया आपने, पूरा ट्राइंगल नहीं लिया, यहां से लिया AD और यहां पे ले लिया बाद में BD, उसके बाद यहां पे देखा आपने, यहां से लिया AE और यहां से ले लिया EC। तो आपने देखा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यही है बीपीटी थ्योरम। आपको याद होना चाहिए, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, श्योर शॉट आएंगे। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और आपको ले चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अब ध्यान से देखिए इस फिगर को, आपके पास इस डायग्राम में, आपके पास इस डायग्राम में कह रहा है कि ओ सेंटर है इसका, ये रहा ओ सेंटर है, पहला ट्राइंगल है आपके पास ABC, सही है, ठीक है, और ABC को एनलार्ज कर दिया गया है, डायलेक्टेशन दैट इज एनलार्जमेंट कर दिया गया है, और बना दिया गया है A को A डैश और B को B डैश और C को C डैश एनलार्ज किया गया है। किससे एनलार्ज किया गया है, फैक्टर क्या बताया इसका, 3। तो जब K इज ग्रेटर देन 1 होता है तो इसे हम कहते हैं डायलेटेशन या एनलार्जमेंट। हाँ, तो K 3 है, मतलब 3 टाइम्स हो रही है, सब साइड 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास AB, देखिए AB यहां पर है, AB यहां पर है 5 यूनिट, ये रहा AB 5 है, तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा A डैश B डैश, ये इसका एनलार्जमेंट हो रहा है, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स एनलार्ज कर दिए, 5 3 जा 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 यूनिट्स। क्लियर, यहां पे यूनिट लिखा है, मेरी भी मजबूरी है यूनिट लिखने के लिए, यहां पे अगर सेंटीमीटर लिखा तो मैं भी यहां पे सेंटीमीटर ही लिखता। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको देखिए इसका B डैश C डैश दे दिया, ये रहा, आपको ये बड़ी वाली साइड दे दी, B डैश C डैश दे दिया, ये दे दिया है ना, B डैश C डैश, पर आपसे पूछ इससे छोटी वाली साइड रहा है, तो उल्टा कर दो भाई, बड़ी साइड, जैसे आपने देखा कि आपके पास AB अपॉन A डैश B डैश, ठीक है, उसी तरह से आपका है BC अपॉन B डैश C डैश। अरे भाई सिमिलर रेशियोज तो होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो साइड्स के करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होंगे। अब आपके पास ये तो आ ही चुका है, ये आपके पास आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ गया आपके पास 5, तो ये आ गया आपके पास 15। यहां पर BC हमको फाइंड करना है और हमें B डैश C डैश गिवन है, B डैश C डैश गिवन है कितना, 18। कहां दिया 18, ये रहा B डैश C डैश 18। अब वैसे भी चाहे तो 1/3 वाला स्केल फैक्टर लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, चलिए सॉल्व कर देते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहां पर 5 1 जा 5 3 जा 15, और इसको क्रॉस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 18/3 दैट इज 6 यूनिट। सो आपके पास BC आ गया। और ऐसे समझिए, इतनी टेक्निकल भाषा ना समझना है तो आसान समझिए, ये जो इसका इमेज है इसको कहते हैं इमेज, इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट छोटा है। तो जब ऑब्जेक्ट में से कुछ फाइंड करना होगा तो 3 से डिवाइड कर देना, और इमेज में से कुछ फाइंड करना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। बहुत ज्यादा टेक्निकल मत समझो, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज है तो इमेज एनलार्ज हो रही है, इसीलिए यहां जब निकालना होगा, मतलब इमेज में से कुछ वैल्यू फाइंड करनी होगी तो 3 टाइम्स कर दिया करो, और ऑब्जेक्ट में से कुछ फाइंड करना होगा तो 3 से डिवाइड कर दो। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देखिए यहां पर आपको दे दिया है AC दे दिया है, AC कहां है, ऑब्जेक्ट में है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट AC। तो ऑब्जेक्ट दिया है, मुझे इमेज निकालनी है, मैं जानता हूं इमेज का फैक्टर 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 जा 6 यूनिट। क्लियर हो गया। अब आपको निकालना है, देखिए OA दे दिया, OA ये है, आगे OA,
तो अगर ओ ए 7 है तो ओ ए डैश कितना होगा, वो भी 3 टाइम्स ही होगा, ठीक है, क्योंकि स्केल फैक्टर पूरे पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल तो यहां पर भी है ना, ये भी तो एक सिमिलर ट्राइंगल है ना, ये भी तो एक सिमिलर ट्राइंगल है, ओ बी ए और ओ ए डैश बी डैश, ये भी तो एक सिमिलर ट्राइंगल है, देखिए तो है ना सिमिलर ट्राइंगल, ओ ए बी तो ओ ए डैश बी डैश, वो भी तो सिमिलर ट्राइंगल है, तो इसलिए वहां पर भी 3 टाइम्स ही हो जाएगा। आपका जवाब आ जाएगा 21 यूनिट्स। क्लियर है? आपको क्या दे दिया, देखिए ओ सी डैश दे दिया, ये इमेज दे दिया है, इमेज दे दिया है, आपसे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट का। आप तो जानते ही हैं ऑब्जेक्ट पता करने के लिए 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 39 को 3 से डिवाइड करिए, आपके पास आ जाएगा 13 यूनिट्स। एंड लास्ट में देखिए ओबी, ओबी कह रहा है एम है, तो ओबी अगर एम है तो ओ बी डैश क्या होगा, 3 टाइम्स होगा, जवाब हो जाएगा 3m। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब जब ये निकल आया तो अब इसके रेशियोज निकालने हो तो आ जाएगा, रेशियोज पुट कर देंगे रेशियोज। अब आपसे कह देगा ओ ए डैश और ओ ए का रेशियो क्या होगा। देखिए ओ ए डैश इमेज है, ओ ए डैश इमेज है और ओ ए क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यह है इमेज और यह है ऑब्जेक्ट, इनका रेशियो 3/1 होगा हर बार। समझ में आया? चाहे इसमें ओबी से ओबी कर लीजिए, ये देखिए सब 3/1 वाला ही रेशियो। आगे कर जाते हैं। स्क्वायर विद द साइड 3 सेंटीमीटर, तो एक स्क्वायर है, चलिए, तो क्या ये ट्राइंगल्स पे अप्लाई होता है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ ट्राइंगल पे सिमिलरिटी अप्लाई नहीं होती है, सिमिलर तो कोई भी चीज हो सकती है। मैंने याद करिए, मैंने नोट्स की बात की थी, करेंसी नोट्स की बात की थी, तो वो भी तो सिमिलर है, ठीक है। तो एक कैनवस की बॉल सोचिए और एक आप बड़ी बॉल फुटबॉल सोच लीजिए, क्या कहते हैं, वो भी तो सिमिलर है। तो बात कर रहे हैं, एक स्क्वायर है, इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, ओ स्क्वायर, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर 3 सेंटीमीटर, ठीक। फिर क्या कर रहा है, इज ड्रॉन ऑन अ प्लेन विच इज एनलार्ज, उसको करना है एनलार्ज्ड और बाय फैक्टर 2, तो इसका मतलब इसका फैक्टर 2 कर देंगे, तो ये 3 से क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। क्यों? फैक्टर 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 से 2, दैट मींस a इज इक्वल टू 2, आपका फैक्टर है 2, 2 टाइम्स हो जाएगी वैल्यू। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इमेज, आपके पास इमेज है a डैश b डैश c डैश d डैश, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट है a b c d, कर दीजिए, इसकी एरिया निकालना है, इसकी एरिया तो निकल ही आएगी, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, दैट मींस आपके पास है साइड AB का स्क्वायर 6 का स्क्वायर दैट इज 36। अब इसकी वैल्यू किस में दी है, सेंटीमीटर में दी हुई है, आप लिखेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, सिंपल था ना, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ मॉडल ऑफ वैन इज कंस्ट्रक्टेड, इसका मतलब है एक वैन है और उसका ये वैन हो गई रियल और मॉडल हो जाएगा उसका, ठीक है। तो एक तरह से 1:40 में क्या क्या मालूम चल गया, ये जो ऊपर वाला 1 है वो क्या बताता है, ये है लेंथ ऑफ मॉडल, मैं MODEL लिख दे रहा हूं आपके लिए, अपॉन लेंथ ऑफ एक्चुअल, नीचे जो है वो 40 क्या है, वो एक्चुअल है, ये मॉडल है और ये एक्चुअल है। पूछ क्या रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द रियल, रियल मतलब एक्चुअल, लेंथ ऑफ द रियल इज 8 मीटर, तो देखिए मैंने एक्चुअल के सामने एक्चुअल की वैल्यू लिख दी। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मॉडल, तो लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल बी x, तो लगा दे रहे हैं यहां पर x। अब आपके सामने देखिए आपका आंसर आ गया, आप ऐसे पुट कर सकते हैं 1/40 इज इक्वल टू x/800, यानी 8 मीटर लिखा था आपने 800 कर दिया, हाँ मीटर में लिखा था मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है, तो आप क्रॉस कर दीजिए 800 सेंटीमीटर को और आपके पास आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 800 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 40, आपका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द मॉडल, क्योंकि आपने मॉडल की लेंथ को लिया था x। क्लियर है? समझ में आ गया? आपने बस सिंपली क्या किया, रेशियो प्रोपोर्शन की तरह इसको सॉल्व कर दिया, रेशियोज में पुट कर दिया, ऊपर मॉडल तो नीचे आपने एक्चुअल कर दिया। ध्यान से देखिएगा अभी फिर से, आइए इसको देखिए, कृष्णा, हाँ कृष्णा हैज द मॉडल ऑफ एफिल टावर, तो मैंने कहा था ना ये मॉडल से आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, जब बिल्डिंग्स दिखाते हैं तो बिल्डिंग को पहले क्या बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, और वो बिल्डिंग का जो मॉडल होता है वो आप देखेंगे कि रियल बिल्डिंग जैसा दिखता है, और फिर जब रियल बिल्डिंग बनती है तो उस मॉडल के जैसी दिखती है। याद आया? और इवन आपने देखा होगा कार के भी मॉडल्स बनते हैं, छोटे डमी मॉडल्स बनते हैं और फिर एक्चुअल कार, है ना। इवन मोबाइल के भी डमी आते हैं ना, आप जब मोबाइल खरीदने जाइए तो उसी से मॉडल की बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं, कृष्णा हैज अ मॉडल ऑफ एफिल टावर विच इज 60 सेंटीमीटर हाई, तो ये हो गया लेंथ ऑफ मॉडल,
लेंथ ऑफ मॉडल या मैप बोलेंगे, कंफ्यूज मत करिएगा, 60 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ द रियल, लेंथ ऑफ रियल बोले एक्चुअल बोले, कोई कंफ्यूज मत करिएगा। रियल लिखे एक्चुअल टावर लिखे, क्या फर्क पड़ता है। कितना दिया हुआ है 320 मीटर। अब आप देखिए दोनों के यूनिट सेम नहीं है, दोनों के यूनिट सेम नहीं है, तो पहले हमको क्या करना चाहिए, इसको 16 सेंटीमीटर रहने दीजिए और इसको चेंज कर दीजिए 320 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, ताकि ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो जाए। हो गया सेंटीमीटर में। अभी इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर रेशियो में आ जाएगा। कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 16 1 जा 16 2 जा, तो आपके पास आ जाएगा 1/2000, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट कट जाएगा, सो ये होगा आपका स्केल, स्केल ऑफ मॉडल 1:2000। क्लियर है, समझ में आ गया। जब आप रेशियो में लिखते हैं तो 1:2 लगाते हैं कि नहीं, तो इसीलिए 1/2000। क्लियर आ गया। चलिए इसी तरह बना होता है सारा, समझ गए। आइए और क्वेश्चन करते हैं। एक मैप है, अब इस मैप में एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जो कि ए बी बी सी गिवन है। आइए प्लॉट करते हैं इस डायग्राम को। एक ट्रायंगल है जिसमें बी पर 90 डिग्री, ये रहा वो ट्रायंगल, ट्रायंगल में बी पर राइट एंगल है, ए बी सी गिवन है। ए बी गिवन है आपके पास 3 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। तो इसका मतलब ये जो रेशियो दिया हुआ है ये आपका स्केल है। ठीक, स्केल में क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ एक्चुअल या एक्चुअल लेंथ। ठीक है, यही बताया था। अब आपको क्या करना है, आपके पास इसका है 1 और नीचे है 2500। अब आपको इसी को रेशियो को यहां पुट भी कर देना है। अब आपके पास देखिए ए बी निकालना है आपको और ए बी इज गिवन है 3, तो आप यहां पुट कर दीजिए, मॉडल के सामने पुट कर दीजिए 3 सेंटीमीटर और एक्चुअल के नीचे लेट द लेंथ ऑफ ए बी, इसको ले लीजिए लेट द लेंथ बी एक्स, तो इसको ले लीजिए एक्स। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे, ये ऊपर चला जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू 7500 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका आंसर मुझे चाहिए किसमें, मुझे इसका आंसर चाहिए किलोमीटर में। तो आपको ध्यान होना चाहिए 1 किलोमीटर में होते हैं 1 लाख सेंटीमीटर। क्या 1 लाख सेंटीमीटर, क्योंकि 1000 तो मीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 100 और 1000 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, सो अब आपको आंसर सेंटीमीटर में आया है, आप इसको किलोमीटर में चेंज कर दीजिए। कैसे, डिवाइड बाय दी 1 लाख कर दीजिए। देयरफॉर 7500 डिवाइडेड बाय 1 लाख। जैसे आप 1 लाख से डिवाइड करेंगे आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.0, देखिए 3 डेसिमल है, 1 2 3, आपके पास 2 टर्म है, तीसरा 0 लग जाएगा, 0.075 किलोमीटर। क्लियर है, आंसर आ गया आपका एक्स, जो कि आपके पास लेंथ ऑफ ए बी है। क्या हम लेंथ ऑफ एसी भी निकाल सकते हैं, वहां तो एसी दिया नहीं है, सिमिलरली निकाल सकते हैं, बट आपको यहां पर एसी के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एसी है हाइपोटेन्यूज। देखिए एसी है हाइपोटेन्यूज, है ना, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो एसी स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा एसी, कैसे आएगा एसी, एसी आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, हो गया 25, स्क्वायर रूट कर देंगे 25 का, आपके पास आ जाएगा 5। तो आपके पास एसी आ जाएगा 5, आ जाएगा एसी 5। हाँ, जगह कम है इसलिए ऐसे छोटा छोटा कर रहा हूं। एसी आ गया आपके पास 5, यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी रेशियो में आप 5 पुट कर दीजिए, सो आपका एसी हो जाएगा 5 × 2500। तो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 2 10 और 2 12, 12500। अगेन ये सेंटीमीटर में आएगा, इसको डिवाइड बाय 1 लाख कर देंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, इसीलिए कह रहा था सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ देखने में गड़बड़ क्या होती है, आप भटक जाते हैं। देखना नहीं है, लगाना है, और जब लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने पानी में है आप। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। चलो लगाना है साथ में। आपके पास आंसर आ चुका है, अगर आपका आंसर आ गया है 0.125 किलोमीटर तो आपका आंसर सही है। क्लियर है, आंसर आ गया है। आपने क्या निकाल दिया, एसी भी निकाल दिया और आपने एक्स जो कि ए भी था ये भी निकाल दिया। पूछा क्या है, प्लॉट की एरिया पूछा है। तो प्लॉट की एरिया का, क्योंकि ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है,
अब आपके पास ये है बेस और ये है हाइट, और आप एक्चुअल ही निकाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आपने एक्चुअल हाइट ऑलरेडी निकाल दी है, ये रही देखिए। तो दैट मीन्स हाफ इंटू 0.75 इंटू हाइट आपकी ये है, और सॉरी इंटू बेस आपके पास कितना है 4, तो 4 को भी इसी तरह से सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.1। आपके पास आपका पूरा आंसर है, डिवाइड करिए और आंसर को किलोमीटर स्क्वायर लिखना मत भूलिए। वैसे आप के फॉर्मूले पे भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ जाते हैं और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आ जाइए, इसको करना है। इस बार क्या दे रहा है, कह रहा है कि एक स्केल ऑफ मैप आपको दिया हुआ है, ये रहा वो स्केल ऑफ मैप, ठीक। क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ मैप 1 है, तो डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल जो है वो है 2 लाख, ठीक है, 1:2 लाख। क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द प्लॉट क्या है, एक्चुअल, ये है एक्चुअल एरिया कितनी दी हुई है 20 किलोमीटर स्क्वायर इज टू बी प्रेजेंटेड ऑन द मैप, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ किलोमीटर ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन मैप। ये है डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, मैं ए को जी लिख देता हूं ताकि आपके पास डिस्टेंस ऑन ग्राउंड याद आए। ये है मैप, ये है ग्राउंड, तो आपको इसको निकालना है डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो मैंने एक फॉर्मूला के वाला दिया था, चाहे उससे भी निकाल के दिखा देता हूं। तो डिस्टेंस ऑन मैप इज इक्वल टू के इंटू डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड। ये है फॉर्मूला जिसको हम एक्चुअल डिस्टेंस भी कह रहे हैं। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑन मैप आपको, डिस्टेंस ऑन मैप आपको पता करना है। क्या करना है, डिस्टेंस ऑन मैप कितना है 1 सेंटीमीटर, यहां है 1 सेंटीमीटर, और के क्या है आपके पास 1/2 लाख है, 1/2 लाख। अब आपको क्या करना है, इनटू डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, पता करना है, क्रॉस कर दीजिए, आपके पास डिस्टेंस ऑन ग्राउंड आ जाएगा 2 लाख। क्या आ जाएगा डिस्टेंस ऑन ग्राउंड 2 लाख, तो डिस्टेंस ऑन ग्राउंड इज 2 × 1 दैट इज 2 लाख सेंटीमीटर। आपके पास आ गया डिस्टेंस ऑन ग्राउंड 2 लाख में DOG, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड है, कुछ और नहीं सोचना है। अब आपको इसको किलोमीटर में चेंज करना है। आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में क्या, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है ना, ये पीछे प्रूव कर चुके हैं। तो 1 लाख से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर, आ जाएगा आपके पास 2 किलोमीटर। सो 2 किलोमीटर आपका जवाब है, क्या चीज, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड इज 2 किलोमीटर। पहला जवाब आ गया, ठीक है, 2 किलोमीटर। दूसरा क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर द एरिया ऑफ किलोमीटर स्क्वायर, कह रहा है एरिया ऑफ किलोमीटर स्क्वायर जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसी को स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। एरिया जैसे ही आ जाती है, देखिए एरिया, ध्यान से सुनिए, एरिया ऑफ मैप अपॉन एरिया ऑफ एक्चुअल क्या हो जाएगा, ये 1 है तो उसका 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 लाख है तो 2 लाख का भी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि एरिया की जब हम बात करते हैं, क्या चीज, जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया में वो स्क्वायर हो जाता है, क्या, साइड का स्क्वायर हो जाता है। वॉल्यूम बात करते हैं तो क्यूब हो जाता है। फिर से लेंथ रहेगा तो सेम रहेगा, रेशियो रहेगा, एरिया रहेगा तो के का स्क्वायर हो जाएगा, और वॉल्यूम होगा तो के का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लाख है मेरे पास, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स 1/2 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो जवाब आ जाएगा 4 किलोमीटर स्क्वायर। कैसे आया सर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 1 ही रह जाएगा। ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरिया है। यही चीज अगर यहाँ वॉल्यूम लिखा होता तो यहाँ क्यूब बोलता मैं तुम्हें, क्या चीज, वॉल्यूम बोलता तो क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल वैल्यू है और एरिया 2 डायमेंशनल वैल्यू है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्या है, एरिया ऑफ द मैप रिप्रेजेंटेड बाय द प्लॉट ऑफ लैंड। अब आपको इसी को क्या करना है, एरिया ऑफ द मैप बतानी है। तो रूल तो पुराना ही है हमारा, क्या चीज पुराना रूल है, एरिया ऑफ मैप अपॉन एरिया ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू, क्या करेंगे, आपके पास है 1/4। सर 1/4 कैसे आया, अभी बताया था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 किलोमीटर स्क्वायर, यही है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 किलोमीटर स्क्वायर, ये निकाला आपने। अब आपके पास डिस्टेंस ऑफ मैप निकालना है और डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड आपको दिया हुआ है। क्या दिया डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड, देखिए 20 किलोमीटर स्क्वायर, ये बात तो आप पुट कर दीजिए। लेट द डिस्टेंस ऑफ मैप बी x, तो x
अपॉन 20 इज इक्वल टू 1/4। 4 को कर 20 को कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सो आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 20/4 हेंस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जवाब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया? आपने क्या किया, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ मैप अपॉन एरिया ऑफ ग्राउंड, और एरिया ऑफ मैप अगर 1 है तो एरिया ऑफ ग्राउंड 4 है, वो आपने यहां निकाला था 1:4 और पुट कर दी। क्लियर है? वॉल्यूम का क्वेश्चन आएगा तो क्यूब तो लगाना नहीं भूलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, प्रूव करना है। इस बार क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि क्या ये दो ट्राइंगल्स जो गिवन है क्या ये सिमिलर है। देखने में मैंने कहा शेप का सेम होना तो जरूरी है। अब आप सिमिलरिटी के लिए 3 एक्सियोम्स पढ़ चुके हैं। क्या 3 एक्सियोम पढ़ा था? ए पहला एक्सियोम जो सिमिलर प्रूव करने में मदद करता है, एस दूसरा, और SAS मतलब सास। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। आपको इन फिगर में ये एंगल निकालना आ जाएगा। हाँ निकालने आ जाएगा। ये 30 20 तो 50 हो गया। 180 में से माइनस कर देंगे तो बचेगा 130 डिग्री। सिमिलरली यहां पर भी है 30 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको एक एंगल F और एक एंगल Q इक्वल दिख रहा है। याद रखिएगा एंगल का इक्वल होना चाहिए, एंगल का रेशियो नहीं बोला है, साइड का रेशियो है। तो इसका FG, इस ट्राइंगल का FG जो कि ये रहा, जो कि 130 को इसका इंक्लूडेड एंगल है जिसके अंदर FG, तो यहां पर कौन है? QR है। इधर देखिए यहां पर है FH, इस ट्राइंगल में है FH, इस ट्राइंगल में है PQ। हमें कैसे मालूम चला कि इसको किसके नीचे रखना है, ये भी पूछेंगे मुझसे आप। तो मैंने देखा कि 130 इंक्लूडेड एंगल है, इसीलिए इन दोनों की ही साइड्स देखनी है। क्या 130 की ही दोनों साइड्स देखनी है। यहां पर भी 130 की ही साइड देख रहा हूं। 130 जो इंक्लूड कर रहा है 130 को, ये दोनों साइड इंक्लूड कर रही है 130 को, इसलिए इन दोनों को ले रहे हैं। यहां पे ले रहे हैं तो इन दोनों को ले रहे हैं। ठीक है, और छोटी साइड को छोटी से करस्पॉन्ड कर रहे हैं। यहां पे 45 छोटा है तो यहां 5 छोटा है, यहां 63 बड़ा है तो वहां 7 बड़ा है। तो बड़ी साइड को बड़ी साइड के करस्पॉन्ड कर रहे हैं, छोटी की छोटी करस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब देखिए रेशियो चेक करते हैं। 45/5 इज इक्वल टू 63/7। चेक करिए क्या दोनों के रेशियो सेम है। जरूर सेम आ रहे हैं क्योंकि 9:1 9:1 आ रहा है। सो इसका मतलब है साइड्स आर इन रेशियो। सो जब ये दोनों सेम है, therefore by SAS axiom triangles are similar. ट्राइंगल GFH, ध्यान दीजिए, GFH is similar to triangle RQP. ट्राइंगल RQP समझ में आ गया? मैंने GF लिया छोटी साइड, फिर 130 डिग्री, और फिर बड़ी साइड। तो यहां से लिया छोटी साइड, देखिए 5 छोटी साइड, फिर 130 डिग्री, फिर बड़ी साइड। ध्यान से लिखिएगा, सिमिलर ट्राइंगल का नाम भी गलत लिखेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। आप देखिए एग्जैक्ट मैच करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि F और 130 मतलब F 130 है तो यहाँ पे Q 130 है। देख लीजिए F और Q बीच में है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ, फाइंड द एंगल P। तो एंगल P तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंगल P क्या होगा, देख लीजिए। एंगल P किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? H को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसका मतलब आपका H कितना है? H है 20, तो आपका P भी आ जाएगा 20। और देखिए ध्यान से एक और चीज देखिए, इसका G कितना है? इसका G है 30, तो इसका R कितना हो जाएगा? 30। क्लियर हो गया? कैसे निकाला हम लोग ने? सिमिलर ट्राइंगल का जैसे ही नाम पुट कर देंगे, सिमिलरिटी निकाल देंगे, उसके बाद तो चुटकियों का काम है। ठीक है, निकल जाएगा। लेंथ ऑफ PR निकालना है, निकल आएगा कि नहीं? लेंथ ऑफ PR रेशियो से निकलेगा। 9 से डिवाइड करिए इसको, 72 डिवाइड बाय 9, 9 8 जा, तो आपका जवाब हो जाएगा यहां पर 8। क्लियर है? क्योंकि सबके 9 9 का रेशियो देख लीजिए, 9:1, 9 5 1 जा, 5 9 जा 45, 7 1 जा, 7 9 जा 63, तो 9 टाइम्स है, इसलिए 9 का रेशियो आ रहा है, इसलिए डिवाइड कर देंगे 9 से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये चैप्टर हवा नहीं है, ये चैप्टर कौवा है। हाँ सही कह रहा हूं, ये चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल बहुतों की नींद उड़ा देता है, पर जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। हाँ मेरे डिजी बोर्ड के नहीं, बोर्ड ICSE बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में से ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आपकी बुक में भी जो ICSE लिखे बोर्ड के क्वेश्चन है उनमें से दिया जा रहा है। समझ गए? यही बोर्ड के क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आपको देखना है कि पहले ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो ही बात बनेगी। पहले तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कौन सा? AOE। एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल BOF। एंगल BOF क्या रीजन होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और एंगल A इज ऑलरेडी गिवन एज एंगल B। तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल तो अपने आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की वजह से इक्वल होगा। सो देयरफॉर ट्राइंगल
ट्रायंगल, क्या नाम लिख रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ एफ। ध्यान से समझे आप। अब रेशियोज की नजर से देखा जाए तो इसका एओ, इस ट्रायंगल का एओ तो उस ट्रायंगल का, ये देखिए यहां से देखिए, इस ट्रायंगल का एओ तो उस ट्रायंगल का ओ भी सिमिलर होगा। इस ट्रायंगल का क्या चीज देख रहे हैं हम लोग, बीपी बी एफ, इस ट्रायंगल का एई, इस ट्रायंगल का एई, इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का बी एफ सिमिलर होगा। तीसरा भी कर सकते थे ओ ई और ओ एफ, पर उसकी जरूरत ही नहीं, पूछ भी नहीं रहा है, मत लिखो, है ना। वी कैन राइट इट, हम लिख सकते हैं कि इसका ओ ई और इसका ओ एफ भी इक्वल होगा, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो इसकी जरूरत है, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ये रूल तो है, ठीक है। अब आप पुट कर दीजिए, अब आप पुट करेंगे क्या, आपको पुट करना है इसमें ए ओ, तो आप पुट कर दीजिए 10, आपके पास है ओ बी 6, आपके पास है ए ई, नहीं छोड़ दीजिए ए ई वापस, और आपके पास है बी एफ है 9, क्रॉस कर दो, आपका आंसर आ गया 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 6, 3 2 जा 3, 3 जा 2, 1 जा 2, 5 जा, सो आपका आंसर आ गया ए ई इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले सिमिलैरिटी देखना है और फिर साइड्स को करस्पॉन्डिंग रेशियो में पुट करना, और फिर चुटकियों में आंसर तुम्हारे सामने। ऐसे आंसर, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में एक्सपेक्ट करिए। आइए आ रहा है स्क्रीन पे, वर्टिकल स्टिक 16 सेंटीमीटर, साफ साफ दिख रहा है, एक बड़ी स्टिक है, ये है वो स्टिक, एक वर्टिकल स्टिक है, एक डंडी है, 16 सेंटीमीटर की है, और उसका शेडो जो है वो 7 सेंटीमीटर का, ये रहा शेडो, उसका स्टिक का शेडो 7 सेंटीमीटर है। एट द सेम टाइम उसी समय में एक टावर है जिसकी शेडो, जिसका शेडो दे दिया है, ठीक है, टावर भी वर्टिकल टावर है, ठीक है, ध्यान देखिए। तो आपको पता चल गया कि दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, हाँ दोनों सिमिलर हैं। पता क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है, ये हाइट ऑफ द टावर। तो लेट द टू केसेस, पहला में लिखेंगे ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, बताने की जरूरत तो है नहीं, अब सिमिलर है। तो अब अगर ये सिमिलर है तो रेशियोज को पुट कर देते हैं, कैसे, इसका ए बी अपॉन पी क्यू, इसका बी सी अपॉन क्यू आर, और तीसरा भी चाहे तो लिख सकते हैं इसका ए सी अपॉन पी आर, और क्योंकि इन दोनों की जरूरत नहीं है, इन दोनों का हटा दीजिए आप, हाँ क्योंकि साइड्स तीनों ही करस्पॉन्डिंग रेशियोज में होती है, हमें तीसरी की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने समझाने के लिए आपको काट दिया है। पुट कर दीजिए वैल्यू, आपके पास गिवन वैल्यू दी हुई है, ए बी आपके पास 16 है, पी क्यू आपको फाइंड करना है, बी सी आपके पास है 7, और आपके पास क्यू आर है 35। निकल गया आंसर कि नहीं, चलिए आपने कहा हाँ सर निकल गया, क्या आएगा आपका आंसर, देखिए आपका आंसर आएगा 16 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू पी क्यू, 7 1 जा 7 5 जा 16 5 जा कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर में यूनिट है तो मीटर निकालेंगे, देखिए टावर का सारा चीज मीटर में दिया है तो आप सेंटीमीटर मत लिखिएगा, यहां पे आप लिख दीजिएगा 80 मीटर, समझ गए, अरे मीटर जा भाई 80 मीटर, ठीक है। यूनिट को बहुत ध्यान देना है प्लीज, आप नंबर तो लिख देते हैं, कई बार आप यूनिट लिखना भूल जाते हैं और आपके एक नंबर इस पे भी कट जाते हैं। क्लियर है, हाइट मीटर में है टावर की, इसलिए आपका इसका आंसर मीटर में आ रहा है। क्लियर है, टावर की हाइट आ गई, आगे बढ़ जाइए और फटाफट देखते हैं आगे। राइट डाउन दी रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, क्या दिक्कत है, और बताइए कि ट्राइंगल सेम है कि नहीं है, सिमिलर है कि नहीं है। पहला तो मुझे दिख रहा है कि इसकी दो एंगल्स इक्वल नजर आ रहे हैं, कौन कौन सा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, ठीक है वो तो साफ साफ दिख रहा है, और 40 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, देखिए 6.75, और यहां पर 40 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, ट्रायंगल तो कांग्रेट है, सिमिलर है, तो समझ में आ रहा है तीनों एंगल्स क्या है, तीनों के इक्वल है। क्लियर है, नहीं इसकी जरूरत है, पानी अच्छा पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं। चलिए क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल तो सिमिलर है, बी वाई के बराबर है, ए जेड के बराबर है, और सी एक्स के बराबर है, तो सिमिलर हो गया ना, लिख ही नहीं रहा तीनों। चलिए करस्पॉन्डिंग साइड देखने के लिए कैसे करेंगे, देखिए 40 के सामने कौन सा है, एंगल 40 डिग्री, इसके सामने बीसी, तो इसका मतलब इसका बीसी और इसका कौन है, इसका एक्स वाई। आगे बढ़ जाइए, इसके 80 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, 7, मतलब है हमारे केस में इसमें है 80 डिग्री के सामने है ए सी, इसमें 80 डिग्री के सामने कौन सी साइड है
XZ, XZ। एंड सिमिलरली लास्ट देख लीजिए, इसके 60 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? AB। सो AB अपॉन इसके 60 डिग्री के सामने कौन है? 9। 9 कौन है? YZ। अगर ये रेशियोज तीनों सिमिलर हैं कि नहीं है, आइए चेक कर लेते हैं सिमिलर है कि नहीं है, और रेशियो बताना भी है हमको। हमारे पास है BC, कितना है BC? BC है हमारे पास, BC हमारे पास है 7, नहीं सॉरी, BC हमारे पास 4.5 अपॉन XY। XY कितनी है? 6.75, 6.75। डेसिमल एक हटा, यहां से डेसिमल एक हटा, दूसरा डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 450 अपॉन 675 आ जाएगा। और आगे देखिए, एक और देखते हैं। और इधर है AC, AC है हमारे पास कितना? AC है 7, और यहां पर है XZ। XZ कहां है हमारे पास? 10.5। यहां पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 70 आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर दें, सिंप्लीफाई कर दें क्या? हाँ कर देते हैं। क्या आ रहा है? 7 10 जा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 2/3 आ रहा है। इसको सॉल्व करें, 2/3 यहां पर भी आ रहा है, ठीक है। आगे भी करेंगे तो इसमें भी क्या आ रहा है? 2/3। क्यों? क्योंकि 6/9 है इसका, 6/9, 2/3। तो रेशियो क्या आ गया आपका? 2:3। क्लियर है? सेम है कि नहीं है? यस सेम है। क्या इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, और ये आप कर रहे हैं, ठीक है। रेशियोज बता देंगे। आइए, अब आ गया BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। इसमें क्या करना है? ट्रायंगल सिमिलर प्रूव नहीं करना है आपको। ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, कह रहा है कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगी लाइन। AD इज पैरेलल टू ये। और क्या गिवन है आपके पास? AD दिया हुआ है 2 और BD दिया हुआ है 3, ठीक है। और DE कितना है? 5, DE 5 है। तो हम क्या BC निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। चलो कैसे निकालेंगे? AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। AD है हमारे पास 2, AB है हमारे पास 5, AD 2 और AB है 5, और DE मेरे पास है 5, और BC मुझे नहीं मालूम है, तो मेरी BC आ जाएगी, BC इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। चलिए, ये तो आपके पास आ गया BC। कितना आ गया BC? 25/2। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर हो गया। पूछा क्या है पर इसके बाद? BC की बात क्या पूछ रहा है? हाँ, पूछ रहा है इफ x बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू AD। तो एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, यहां से A से AD तक परपेंडिकुलर बना दिया, इसकी लेंथ दे दिया है x। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। तो इसी की लेंथ A टू BC, ठीक है, ये लेंथ निकालनी है। मतलब हम इसका नाम दे दें, लेट्स इसका नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं A से D, तो BD को DE को टच कर रहा है, इस पॉइंट को दे देते हैं, नाम दे देते हैं P, और इसका नाम देते हैं Q। तो आप देखिए फिर से क्या हो गया, ये भी एक सिमिलर ट्राइंगल तो ही बनेगा ना, बनेगा ना सिमिलर ट्राइंगल। तो आप इसको पुट ऐसे कर सकते हैं, AP अपॉन AQ कर सकते हैं। AP अपॉन AQ इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? DE अपॉन BC लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। आइए पुट करते हैं इसमें। अब ये क्यों किया? क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर बना रहा है। देख लीजिए सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं इसकी मदद से भी। अब आपके पास AP है x, आपको फाइंड करना है AQ। कह रहा था फाइंड करो इस AQ को, आपको ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है AQ इन टर्म्स ऑफ x। आंसर चाहिए x के टर्म्स में। और आपके पास गिवन है क्या? DE कितना है? 5, और आपके पास है BC गिवन, BC है 25/2, 25/2 पर चलाएगा। आपको निकालना क्या है इसमें से? AQ, ठीक है। AQ निकालना है तो उसका रिवर्सल कर देते हैं, रिवर्सल कर देते हैं। AQ इज इक्वल टू, ये रहा AQ, मैंने क्या कर दिया? इनवर्स कर दिया, कर देते हैं इनवर्स। इनवर्स करते ही क्या आ गया? देखिए आपका आंसर आ गया, AQ इज इक्वल टू 5 1 जा 5 5 जा, आपके पास आ गया 5x/2। यह है आपका आंसर, आपके पास AQ इन टर्म्स ऑफ x। क्लियर है? समझ में आ गया? ये आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ट्राइंगल है ABC। हाँ भाई ट्राइंगल ABC, D इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कह दिया, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल होंगे, AD और BD इक्वल होगा, ठीक है। एंड E इज मिड पॉइंट और E भी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये भी दोनों इक्वल होंगे। अब की बात है मिड पॉइंट की तरफ। आपके पास गिवन है BC है 6। अगर BC 6 है तो आपसे पूछ रहा है DE क्या होगा। ऑब्वियस बात है, इनका क्या रिलेशन है? 1:2। क्या? 1:2।
कैसे? एडी, ध्यान से देखिए, एडी अज्यूम करता हूं एक्स है, तो बीडी भी एक्स होगा। सो एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डीई अपॉन बीसी। होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, साइड्स रेशियो में होंगी। तो एडी है एक्स, ए बी है 2x, डीई हमको फाइंड करना है, और बीसी है 6। क्या कहते हैं, आंसर आ गया कि नहीं आ गया? x से x कट गया और ये 6 क्रॉस हो गया, तो 6/2, योर आंसर इज 3। क्या कहते हैं, तुमने भी ये निकाला है? डीई इज 3 सेंटीमीटर। हाँ, ओरल भी निकाल सकते थे, पर मैंने कहा प्रूव करने के लिए तो आपको ये सिमिलर ट्रायंगल्स का रूल बताना पड़ेगा। अब आपसे कह रहा है एंगल ए डी ई निकालो। कौन सा एंगल? ए डी ई, ये एंगल निकालो। अगर क्या हो, डीबीसी 140, अगर ये 140 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 140 होगा। क्या रीजन देंगे, क्यों देंगे एडीई 140 है? बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल। सर करस्पॉन्डिंग कैसे पता चला? क्योंकि ये साइड्स का रेशियो अगर सिमिलर है तो इसका मतलब है ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, और अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्ड करेंगे। हम उससे अगर ये एंगल दे देता फॉर एग्जांपल ई और सी, तो भी आंसर आ जाता। ई देता तो सी आ जाता, या सी देता तो ई भी आ जाता। क्लियर है? पक्का। आगे बढ़ जाते हैं। इसको ध्यान से देखिए, ये थोड़ा लगता है कि चटर पटर है। क्या है चटर पटर में? इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सही बात है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ए भी 10 है तो ए सी भी 10 होगा। ठीक है, फिर क्या दे दिया आपको? फिर आपको कह रहा है पी क्यू आर एस कहां है? ये रहा पी क्यू आर एस, रेक्टेंगल है, दिख रहा है साफ साफ। फिर क्या करना है? अच्छा, ये दे दिया पी क्यू एस आर, वो समझ में आ गया, वाई है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये प्रूफ क्या करना है? अच्छा, एक्स निकालना है, एक्स इज इक्वल टू। तो आपको ध्यान से देखना चाहिए कि इसमें दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं। सर कहां बन रहे हैं? देखिए, एक ट्रायंगल है, ये लिखता हूं, ट्रायंगल बी क्यू पी। कहां है? बी क्यू पी, यहां पर राइट एंगल है। ठीक है, तो यहां पर भी राइट एंगल है। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है? इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल बी एल ए। सिमिलर कैसे? मैं अभी सिमिलर बता देता हूं। एक एंगल 90 90 दोनों में सेम है, ऐसे में। दूसरा क्या है? एंगल बी कॉमन है। एंगल बी इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में, तो दो एंगल जैसे इक्वल हो जाता तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से भी इक्वल होता है। सो बाय ए ए ए, क्या रीजन लिखेंगे? बाय ए ए ए एक्सियोम दे आर सिमिलर। चलिए, तो हो गया मेरा काम खत्म। प्रूव क्या करना है? पर प्रूव ये करना है, एक्स निकालना है ना, मतलब एक तरह से हमें एक्स फाइंड करना है। अब आप रेशियो में पुट करिए, जो इसकी साइड बीपी है, इसमें जो बीपी है वो इसकी साइड बी ए के बराबर होगी। हाँ, बी ए के बराबर होगी ना? जो यहां की बीपी है वो इसके बी ए के बराबर होगी। पक्का ना? बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये छोटा ट्रायंगल है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर आपके लिए, पी क्यू पी, और दूसरा बी एल ए। ठीक है, हम ये लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। पक्का दिख गया? अब दूसरा क्या दिख रहा है हमको? यहां दिख रहा है कि जो इसकी साइड क्यूपी है, वो इसकी एल ए है, जो इसकी क्यूपी है वो इसकी एल ए है। एल ए कहां? एल ए है, एल ए है। क्या हम इसकी एल ए निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से निकाल सकते हैं। यार देखिए तो इसको कैसे, जब ये 12 है पूरा, तो इसका मतलब यहां तक 6 होगा, ये 6 होगा कि नहीं होगा? ये पूरी साइड 12 है और ये परपेंडिकुलर है, तो डिवाइड हाफ कर रही है, इसका मतलब 6 हो गया। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर। कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं हम? ये ट्रायंगल देख रहे हैं जिसको मैंने शेड किया है इधर। देखा आपने इसको, जिसको मैंने शेड किया, बस इस ट्रायंगल को देख रहे हैं। आपके पास है 10 का स्क्वायर ए सी, यहां ए एल हमको फाइंड करना है, और एल सी दिया हुआ है 6 का स्क्वायर। तो 100 माइनस 36 क्या बचेगा? 64 इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर देंगे 64 का, तो आपके पास जवाब आ जाएगा ए एल इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ये साइड मेरे पास आ गई। क्या आ गई है मेरी साइड? 8। अब आप पुट कर दीजिए, आइए पुट कर देते हैं। बीपी, बीपी आपके पास गिवन है क्या? बीपी आपके पास गिवन है, बीपी
नहीं गिवन है आपके पास। अगर बीपी गिवन नहीं है तो बीए गिवन है, छोड़ दे इसको, बीपी को। बीपी गिवन है क्या? नहीं, आपके पास है, दूसरा लेना पड़ेगा आपको, बीक्यू वाला लेना पड़ेगा क्योंकि बीपी गिवन है ही नहीं। कोई बात नहीं, हम तीसरा भी सेट जानते हैं करस्पॉन्डिंग। तीसरी करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? इसका होगा बीपी अपॉन बीए, ठीक था, यहां पे था। अब इसका क्यूपी अपॉन ये हो गया, तीसरा हो जाएगा बीक्यू, ऊपर हो जाएगा बीक्यू अपॉन बीएल। हाँ भाई हो जाएगा। इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे इसका इस्तेमाल? देखिए आपके पास बीपी गिवन है नहीं है गिवन, ठीक है, छोड़ दे इसको। अब इन दोनों का यूज कर सकते हैं, हाँ यूज कर सकते हैं। आपके पास बी क्यूपी कितना है? देखिए क्यूपी की वैल्यू है वाई, तो यहाँ वाई पुट कर दीजिए। एल ए की वैल्यू कितनी है? एल ए की वैल्यू है 8, एल ए या 8, ए एल 8। बी क्यू कहां है आपके पास? बी क्यू ये है, बी क्यू। बी क्यू मतलब हो गया, ये देखिए ये 2x है अगर, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी? x होगी, ठीक। और ये कितनी वैल्यू है? 6। 12 है तो 12 का आधा 6 उधर, आधा 6 इधर, तो इसका मतलब है आपके पास क्या आ गया? बी क्यू आ जाएगा 6 माइनस एक्स। क्यों? ये है ना बी क्यू इतना छोटा सा, क्या लेंगे? 6 माइनस एक्स। और यहां बी एल कितना है? बी एल कहां है? बी एल, बी एल, बी एल, बी और एल, बी और एल पूरा है 6। देखिए ध्यान से, बी से एल 6 है, ये रहा एल आपका, बी से एल है आपका 6। निकालना आपको एक्स है, ध्यान दीजिएगा, यू हैव टू फाइंड व्हाट? एक्स। सिंप्लीफाई करें, 2 3 जा 2 4 जा, अभी क्रॉस करिए तो हो जाएगा 3y इज इक्वल 3y अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब क्योंकि x फाइंड करना है आपको, तो x को क्रॉस कर दीजिए और 3y को क्रॉस कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। देखिए ध्यान से, यहां लिख रहा हूं आंसर आपका। आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y अपॉन 4। यही है आपका आंसर। क्लियर है? थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा सब्र चाहिए कि कौन सा लेना है। हमने तीनों लिखा, पहले मैंने इन दोनों को लिखा था, फिर मैंने देखा कि इसके दोनों वैल्यू नहीं समझ में आ रही, बीपी नहीं समझ में आ रहा है, फिर मैंने इसको भी लिख दिया, तीनों साइड्स को, क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो तीनों साइड्स क्या हो सकती हैं? रेशियोज में रह सकती हैं। तीनों में से जिसकी जरूरत है उतना लिख दो। समझ में आया ना ट्रिक इसका? चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है कि एक ट्रेपीजियम है, हाँ हाँ, पैरेलल लाइंस भी दिख रही है, साफ समझ में आ रहा है। आपको कह रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, कहां है एओबी? 3 सेंटीमीटर, ये रहा, इसकी एरिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी, कहां है बीडीसी? बीडीसी, इसकी पूरे की एरिया, इसकी एरिया कलर चेंज कर देता हूं, इसका कलर एकदम ब्लू। चलिए इसकी एरिया कितनी है? 8 है, हाँ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या पूछ रहा है क्या हमसे? फाइंड द एरिया ऑफ बीओसी। अच्छा बीओसी कहां है? बीओसी ये रहा बीओसी। अगर देखिए ये 3 है तो ये एरिया भी 3 ही होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 है तो ये 3 होनी चाहिए। कैसे? बी ओ ए इज इक्वल टू सीओडी, क्या चीज? ट्राइंगल बी ओ ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीओडी, है ना, और स्केल फैक्टर सेम है दोनों का, तो इसकी एरिया भी क्या होगी? इक्वल होगी। देयरफॉर ट्राइंगल सीओडी की एरिया कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी टोटल एरिया है 8, अब 8 में से 3 निकाल दो तो क्या बचेगा? बीओसी बचेगा। समझ गया क्या कहना चाहते हैं? आपको निकालना है बीओसी, फाइंड करना है बीओसी। और आपका ट्राइंगल जो है जिसका नाम है बीडीसी, वो बना है 2 ट्राइंगल से, ठीक है ना। किन 2 ट्राइंगल से बना हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डीओसी से। अभी आपने डीओसी को निकाल दिया है, 3 बीओसी आपको निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी निकालना है, और बीडीसी आपके पास गिवन है, तो 3 को इधर ले आइए, प्लस है इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा। सो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, ये आ गया ट्राइंगल, शेड कर दूं इसको, क्या एरिया आ गई इसकी? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब आपसे पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द ट्राइंगल एरिया, नहीं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एओ एंड ओसी। कहां है एओ? ये रहा एओ। तो एओ किस ट्राइंगल का पार्ट है? इस ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है। एओ और ओसी, और ओसी किस ट्राइंगल का पार्ट है? इस ट्राइंगल का। तो एओ इससे है और ओसी उस ट्राइंगल से है, मतलब बीओसी से है। तो आप कह सकते हैं कि
AO 3 होगा और OC होगा 5। सो योर रेशियो इज 3:5। कैसे आया? क्योंकि आपने देखा AO इस ट्राइंगल का पार्ट है AOB का, जबकि BOC का पार्ट है OC। ठीक है, और इसकी एरिया आप निकाल चुके हैं 5। सो 3:5। आगे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD? अब निकालना है AOD। तो जब इसकी एरिया 5 आ गई है तो इसकी भी एरिया सिमिलर होगी, 5 ही होगी। ठीक है ना? सो देयरफॉर AOD विल बी 5। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये आ रहा है अगला क्वेश्चन। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कहां? मुझे तो हाँ दो है, दो दिख रहा है। पहला आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा है? पहला आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। छोटा सा बना रहा हूं यहां पर। पहला आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। जूम कर लीजिएगा आप लोग। यहां 15 है, यहां 15 है, यहां 15 है, और यहां है x+4। ध्यान से देखिए, मैंने बनाया, बन गया ना x+4। ये रहा। अब दूसरा ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, वो ये है। ध्यान से देखिएगा, ये जो सिमिलर ट्राइंगल है वो इसमें ये दो साइड सिमिलर है। मेरे केस में P ऊपर चला जाएगा, या P ऊपर चला जाएगा, और ए प्लेस चेंज कर लेगा। ठीक है, और यहां हो जाएगा AQPQA। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां पर साइड है AQ। ये देखिए, ये ट्राइंगल है, ये तो ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। आई डोंट नो कितनी वैल्यू पर सिमिलर है। तो आइए पुट करते थे, रेशियो में पुट करते हैं। हमको पता चल गया है लेंथ ऑफ AP निकालनी है, तो हमें x निकालना है। ठीक है ना? हमको ये पता चल गया है कि ये लेंथ x दिया है। आपके पास करस्पॉन्डिंग साइड्स मालूम ही चल गई है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। आप पुट करेंगे BC अपॉन AP, ये रहा, और यहां पुट करेंगे क्या चीज? AC अपॉन AQ। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं आपके लिए, सॉल्व कर दें। BC है आपके पास 15, और AP कितना है आपके पास? AP है x, और यहां पर है AC कितना? x+4 अपॉन AQ है 3। क्रॉस कर दीजिए, आपके पास वैल्यू मिड टर्म ब्रेक करके आने वाली है, यहां हो जाएगा 45 इज इक्वल टू x² प्लस 4x। आपको 45 का मिड टर्म ब्रेक करना है, और आपको x निकालना है। 45, 9 5 जा 45 हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आएगी x² प्लस 4x, ठीक है, -45। आप लिखेंगे ऐसे, x² माइनस 9x प्लस 5x इज इक्वल टू, सॉरी, -45 इज इक्वल टू 0। क्या क्या वैल्यू आएगी मैं पहले इनसे बता दूं। x - 9 एक आएगा, और एक आएगा x+5। तो आपका वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 9। कैसे? क्योंकि x+9 इज इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यू आएगी, एक प्लस एक -5 आएगी, तो कोई भी साइड माइनस में हो नहीं सकती है, और ये -9 उधर जाएगा तो +9, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 9। तो आपके पास पहला आंसर आ गया, लेंथ ऑफ AP 9 सेंटीमीटर। दूसरे पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में भी इसमें क्या बोला है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। याद रखिएगा, एरिया का जब रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होता है। फिर से, एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो साइड्स के करस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स के बराबर होता है। साइड्स के बराबर नहीं होता है, साइड्स के करस्पॉन्डिंग स्क्वायर के बराबर होता है। समझ गए? सो हमारे पास अगर APQ, कहां है APQ? ये रहा APQ, और दूसरा क्या है? ABC। आपने देखा कि AP हमने भी जस्ट निकाला 9, और ABC में से दिया हुआ है, जब AP 9 है तो BC ले सकते हैं, AB ले सकते हैं 15। इनका स्क्वायर लेना है। क्यों स्क्वायर क्यों लेना? मैंने बताया था, जब एरिया निकालनी होती है साइड्स का करस्पॉन्डिंग स्क्वायर करते हैं। तो 3 जा 3 5 जा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25। तो योर आंसर इज 9:25। रेशियो हो जाएगा 9:25। क्लियर है? समझ में आ गया है? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इसको देखते हैं। ये भी बीपीटी से मिलता जुलता है थोड़े में। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या दे दिया है? AD दे दिया है आपके पास 3, ये पूरा AD है 3, और BD है आपके पास 2। तो ये है अगर 2, तो इसका मतलब ये होगा 1। क्लियर है? क्योंकि टोटल 3 है, और आपको एरिया दे दिया है किसकी? ट्राइंगल की। कितनी? 10। ये तो पता चल गया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। यहां भी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर
ट्राइंगल ए डी ई, पक्का? हाँ, बाय ए ए ए एक्सियोम, ये तो सिमिलर हो गया। अब आपको क्या करना है, पूछ क्या रहा है वैसे, आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए डी ई। अच्छा, इसकी निकालना है एरिया। तो आपको ये पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इसके बराबर होता है साइड्स के करस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स के बराबर होता है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी है तो इसका स्क्वायर, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है ए डी तो इसका स्क्वायर। क्लियर? ये रूल है। अब आपको उसको पुट कर दीजिए वैल्यू। आपके पास इसकी एरिया गिवन है, ध्यान से देखिए, आपके पास गिवन है एरिया ऑफ ए बी सी, दिया हुआ 10, यहाँ 10 लिख दीजिए। फिर आपके पास ए बी गिवन है, कहाँ है गिवन ए बी, आपने निकाल दिया था 1, क्योंकि टोटल है 3 में से 2 माइनस किया तो 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, मैंने 1 का स्क्वायर शो कर दिया। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई इसकी एरिया अपॉन ए डी का स्क्वायर। यहाँ ए डी क्या है, यहां से देखिए तो ए डी है हमारे पास 3, ए डी इज इक्वल टू 3, गिवन है ए डी 3, तो 3 का स्क्वायर। अब आप इसको कर दीजिए ऊपर और इसको भेज दीजिए इधर, क्रॉस कर दीजिए। सो 10 इंटू 9, 90 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है आपका आंसर। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल समझ में आ गया कैसे निकाल रहे हैं? 90 क्यों आ गया, समझ गया ना? क्योंकि साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। एडी है इसकी साइड 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9। ठीक है, और 9 को जब क्रॉस करेंगे तो 9 10 90 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया है?